डियर गर्ल्स, आज का टॉपिक है डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस, यानी कि निर्णय लेने की प्रक्रिया। किसी भी प्रबंधन में, मैनेजमेंट में निर्णय लेना एक महत्वपूर्ण तत्व होता है और इसके बिना किसी भी क्षेत्र में अगर हम कोई भी फील्ड हो मैनेजमेंट प्रबंधन से संबंधित, तो निर्णय प्रोसेस, डिसीज़न प्रोसेस के बिना, डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं किया जा सकता। जैसे कि अगर हम गृह प्रबंधन की बात करें तो होम मैनेजमेंट की, तो गृह प्रबंधन में भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि जो भी गृह व्यवस्था से संबंधित जो भी आवश्यकताएं या जो भी प्रबंधन से संबंधित जो भी निर्णय लेने होते हैं, तो उसमें एक पहले रूपरेखा तैयार की जाती है। उससे संबंधित आवश्यकता और समस्याओं से संबंधित कोई भी निर्णय लेना, तभी वो कार्य सफल हो सकता है। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की बात करेंगे हम कि एक्सटेंशन ट्रेनिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत जो है जो प्रबंधन में जो है निर्णय लेने की प्रक्रिया का क्या स्थान होता है। देखिए, निर्णय लेना क्या है? निर्णय लेना एक आधुनिक प्रबंधन का एक अनिवार्य तत्व होता है, पहलू होता है, और यह प्रबंधन का एक प्राथमिक कार्य भी होता है। निर्णय प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है क्योंकि जो प्रबंध की और संगठनात्मक कार्यों को निर्धारित करती है। देखिए, जब तक किसी भी कार्य में, किसी भी विषय वस्तु पर कोई भी डिसीज़न या निर्णय नहीं लिया जाएगा, तो उससे संबंधित जो भी आगे के जो चरण होते हैं, स्टेप होते हैं, वो सही नहीं होते हैं। जैसे कि किसी भी कार्य को करने के लिए उसकी प्लानिंग करना, फिर उससे संबंधित उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन है, इम्प्लीमेंटेशन है, साथ ही एवोल्यूशन है, तो ये सब कार्य एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो निर्णय को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए विकल्पों में से एक विकल्प के रूप में जानबूझकर चुना गया कार्यवाही एक जो है कोर्स होता है। ठीक है, निर्णय लेना यानी कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं और हम उसमें से कोई एक ऑप्शन को चूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो गया? निर्णय लेना हो गया। ठीक है, तो कई विकल्पों में से एक विकल्प को चुनना, तो वो हमारे लिए एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो गई, एक नियोजन प्रक्रिया, एक जो है निर्णय लेने की प्रक्रिया हो गई। निर्णय लेने का अर्थ और परिभाषा। निर्णय लेना प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि निर्णय लेना किसी समस्या से संबंधित होगा कि जब कोई हमारे सामने समस्या होगी, आवश्यकता होगी, तो हम उससे संबंधित निर्णय लेंगे ताकि उस पर कार्य किया जा सके, उस आवश्यकता को, समस्या को गतिशील बनाया जा सके, उस पर जो है कार्य किया जा सके। और प्रभावी निर्णय लेने से ऐसी समस्याओं को हल करके वांछित लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त करने में भी मदद मिलती है। निर्णय का अर्थ है विचार विमर्श में कटौती करना और निष्कर्ष पर आना। निर्णय लेने में दो या दो से अधिक विकल्प शामिल होते हैं, जो कि यदि केवल एक ही विकल्प हो तो निर्णय नहीं लिया जा सकता। अब देखिए, ये भी बात बच्चों महत्वपूर्ण होती है कि निर्णय लेना एक महत्वपूर्ण जो प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि निर्णय किसी भी आवश्यकता या समस्या से संबंधित होता है। लेकिन हमने ये भी देखा कि निर्णय लेने के लिए हमारे पास दो विकल्प कम से कम होने चाहिए, तभी तो हम निर्णय ले सकते हैं। जब हमारे पास दो विकल्प होंगे, दो ऑप्शन होंगे, ठीक है, तो हम उसमें से एक का चुनाव करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि यदि केवल एक ही विकल्प होगा तो उसमें तो निर्णय की कोई बात ही नहीं होती है। ठीक है, कोई डिसीजन की बात ही नहीं होती, तो इसके लिए दो विकल्पों का होना भी आवश्यक है। साथ ही जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है, निर्णय लेने एक प्रबंधक को निर्णय लेते समय व्यवस्थित रूप से संबंधित चरणों की एक श्रृंखला का पालन करना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे व्यवस्थित रूप हैं जो किसी निर्णय लेने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों कि स्थिति की जांच करना, कि कोई भी विषय वस्तु है, कोई भी आवश्यकता है या कोई भी समस्या है, तो उससे संबंधित जब हम निर्णय लेते हैं, प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है, तो उसमें एक स्थिति की जांच की एक विस्तृत जांच तीन पहलुओं पर की जा सकती है। कौन कौन से? एक तो उद्देश्य और निदान की समस्या की पहचान। निर्णय प्रक्रिया में पहला कदम हल करने के लिए सटीक समस्या का निर्धारण कर रहा है। इस स्तर पर समय और प्रयास का विस्तार केवल डाटा और जानकारी इकट्ठा करने में किया जाना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले बच्चों, कोई भी निर्णय लेते समय हमारे पास उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, कि हमारा किसी भी विषय को चुनना, किसी भी जो हम कोई भी क्षेत्र में, व्यवस्था के क्षेत्र में, तो हम उस विकल्प को क्यों चुन रहे हैं, उसका क्या उद्देश्य है। ठीक है, क्यों हमने ऐसा निर्णय लिया, तो एक उद्देश्य हमारे सामने बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है कि उद्देश्य क्या है उस समस्या का, उस विषय वस्तु का, साथ ही जो वास्तविक समस्या की पहचान के लिए प्रासंगिक है। और एक बार समस्या को परिभाषित करने के बाद अगला कदम यह तय करना है कि एक प्रभावी समाधान उसका
क्या होगा। जैसे कि अगर हम एक्सटेंशन ट्रेनिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत बात करें तो कोई भी प्रसार कार्यकर्ता है, जब वो किसी स्थानीय क्षेत्र में कोई समस्या देखता है, जैसे कि वहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर जो है साक्षरता बहुत कम है, वहाँ पर बालिकाओं और स्त्रियों के लिए कोई भी इस तरह की जो है फैसिलिटी सुविधा नहीं है कि जो उनको जो है उनको मोटिवेट कर सके, उनको शिक्षित कर सके, तो वो उसके सामने एक समस्या है, ठीक है, कि यहाँ इस क्षेत्र में इस गांव इस स्थानीय क्षेत्र में जो महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, उनके लिए साक्षरता की कोई सुविधा नहीं है, उनके लिए संसाधन मुहैया कराने की कोई सुविधा नहीं है। तो सबसे पहले वो जो है उसके लिए निर्णय लेता है कि मुझे इस समस्या को वहाँ से दूर करना है। तो ये क्या हो गया, उसका उद्देश्य हो गया। उसका उद्देश्य क्या हो गया कि मुझे यहाँ से साक्षरता को कम करना है। उसका प्रसार कार्यक्रम का जो एक्सटेंशन ट्रेनिंग मैनेजमेंट का जो कार्यक्रम है उसमें यही है कि यहाँ से जो है मुझे जो है असाक्षरता को कम करना है, साक्षरता का रेशो जो है वो बढ़ाना है महिलाओं और बालिकाओं का। और साथ ही उन्हें उन कार्यों को निर्धारित करना होगा जो इसे प्राप्त करेंगे, लेकिन पहले से समस्या का निर्देश और सभी स्रोतों की एक सोच समझ प्राप्ति उसको करनी चाहिए ताकि वे कारणों के बारे में परिकल्पना तैयार कर सकें, यानी कि एक हाइपोथेसिस बना सके, एक परिकल्पना तैयार कर सकें जो भी उसकी समस्या आवश्यकता से संबंधित जो भी उसकी विषय वस्तु है। तो सबसे पहले स्थिति की जांच करना, फिर विकल्प विकसित करना उसके लिए कि कोई भी समस्या है उसके लिए विकल्पों की खोज जो है प्रबंधक को कई दृष्टिकोण से चीज़ों को देखने, उनके उचित दृष्टिकोण से मामलों का अध्ययन करने और समस्या के जो भी स्थानों का पता लगाने और उनके लिए उनको मजबूर करती है और अधिक सार्थक होने के लिए केवल व्यवहार, उनका रवैया, यथार्थवादी विकल्पों की सूची में उनको शामिल किया जाना चाहिए। विकल्पों पर मूल्यांकन करें और सर्वश्रेष्ठ का चयन करें। अब हमारे पास कोई भी समस्या है, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, उसे सुलझाने के लिए, उसको समस्या को दूर करने के लिए जो है कई तरह के विकल्प सामने आते हैं। तो सबसे पहले तो हमें विकल्पों का मूल्यांकन करना पड़ेगा कि जो भी हमारे पास विकल्प हैं उनमें से सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है। निर्णय लेने में तीसरा कदम अपने संभावित परिणामों के संदर्भ में प्रत्येक विकल्प का जो है विश्लेषण करना और मूल्यांकन करना उसका, और साथ ही क्योंकि प्रबंधक कभी कभी प्रत्येक विकल्प के वास्तविक परिणाम के बारे में सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में उनके मन में एक अनिश्चितता रहती है उनके दिमाग में। तो परिणाम स्वरूप यह कदम प्रबंधकों के लिए एक वास्तविक चुनौती है। वर्तमान ज्ञान, पिछले अनुभव, दूरदर्शिता और वैज्ञानिक कौशल पर ये सब आधारित होते हैं कि वो जो प्रसार कार्यकर्ता है, वो प्रबंधक है, जो वो अपनी दूरदर्शिता पर उनके पहले अनुभव जो उन्होंने पिछले कार्यक्रम जो किए, साथ ही उनके जो वैज्ञानिक कौशल है उन पर वो आधारित होते हैं कि वो किस तरह से अपने विकल्पों का चुनाव, अच्छे विकल्पों का चुनाव कर सकते हैं ताकि जो है जो उनकी व्यवस्था है, जो उनके प्रबंधन में जो भी वो समस्या है वो ख़त्म की जा सके, समाप्त की जा सके और सर्वश्रेष्ठ का चयन करना है, यानी कि एक अच्छे विकल्प का चयन करना। साथ ही विकल्पों को समुचित विश्लेषण के लिए जो है पैटर्न करने निम्न 4 मापदंड बताए हैं उनको कि जोखिम, प्रत्येक समाधान स्वाभाविक रूप से एक जोखिम तत्व वहन करता है। इसके चयन से संभावित लाभ के खिलाफ कार्यवाही के प्रत्येक पाठ्यक्रम का जोखिम जो है वो तोला जाना चाहिए। एक तरह से जोखिम क्या होता है बच्चों की, कोई भी हम विकल्प चयन कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि उससे कोई अगर हम वो जो विकल्प चुन रहे हैं कार्यक्रम को नियोजित करने के लिए, ठीक है, अपने जो हमने निर्णय लिया है कार्यक्रम को बनाने के लिए, तो क्या उसमें कोई जोखिम तो नहीं है, उससे कोई विशेष कोई हानि तो नहीं होगी, ठीक है। साथ ही प्रयासों की अर्थव्यवस्था की कार्यवाही की उस पंक्ति को चुना जाएगा जो कम से कम प्रयास के साथ सबसे बड़ा परिणाम देती है और संगठन के अंतिम आवश्यक गड़बड़ी के साथ आवश्यक परिवर्तन भी वो प्राप्त कर सकती है। यानी कि अगर हम बात करें फ्लेक्सिबिलिटी की, तो एक तरह से प्रयासों की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, प्रसार प्रशिक्षण के अंतर्गत, ट्रेनिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत जो है यहाँ पे काफ़ी हद तक जो है उसमें फेरबदल भी की जा सकती है, ठीक है। अगर हमें कुछ ऐसा लगता है प्रबंधक को कि उसमें जो है किसी चीज़ में जोखिम है, जो भी उन्होंने निर्णय लिया है, तो उसमें जो है लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होने के कारण उसमें थोड़ा फेरबदल की जा सकती है। साथ ही समय यदि स्थिति में बहुत आग्रह है तो कार्यवाही को बेहतर तरीका है जो निर्णय को नाटकीय बनाता है और संगठन पर नोटिस देता है कि कुछ महत्वपूर्ण हो रहा है।
फिर दूसरी तरफ लंबे लगातार प्रयास की आवश्यकता है, तो एक धीमी शुरुआत जो गति को इकट्ठा करती है वह बेहतर हो सकती है। संसाधनों की सीमाएं, कि इसके अंतर्गत संसाधनों की सीमाओं को देखा जाता है कि इसमें जो संसाधन है वो कितने सीमित हैं। जिस स्थानीय क्षेत्र में जिस भी आवश्यकता को लेकर, समस्याओं को लेकर कार्य किया जा रहा है, उससे संबंधित जो निर्णय लिए जा रहे हैं, उसमें जो है कितने उससे रिलेटेड जो संसाधन हैं वो सीमित हैं या सीमाएं हैं उसकी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन होंगे तो ऐसे में जो कार्यक्रम है वो सफल हो सकता है, और अगर संसाधन सीमित होंगे तो ऐसे में कार्यक्रम को सफल करना पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब निर्णय को लागू करें और निगरानी करें। एक निर्णय लेने की प्रक्रिया में सबसे पहले कि निर्णयों को लागू करें, कि जो भी समस्या से रिलेटेड, जो भी प्लानिंग योजना से रिलेटेड जो भी निर्णय लिए गए हैं वो उनको लागू करें। ठीक है। एक बार सबसे अच्छा उपलब्ध विकल्प चुने जाने के बाद प्रबंधक आवश्यकताओं समस्याओं का सामना करने के लिए योजना बनाने के लिए तैयार है और उसे लागू करने में उसको सामना करना पड़ सकता है। एक निर्णय को लागू करने में उचित आदेश देने से अधिक शामिल है आवश्यक रूप से संसाधनों का अधिग्रहण और आवंटन किया जाना चाहिए। प्रबंधकों ने अपने द्वारा तय किए गए कार्यों के लिए बजट और कार्यक्रम भी निर्धारित किए गए हैं। तो जो निर्णय लिए गए हैं उससे रिलेटेड, जैसे कि बजट है या कोई भी संसाधन है, ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन अगर उसके उपलब्ध हो सकते हैं तो ऐसे में उसी निर्णय को लागू करके उस पर जो है निगरानी करें, यानी कि नियंत्रण। साथ ही उन्हें विशेष शब्दों में प्रगति को मापने की अनुमति भी वो देता है, क्योंकि नियंत्रण के प्रबंधन कार्य को करने के लिए बजट कार्यक्रम और प्रगति रिपोर्ट तभी सभी आवश्यक है। वैकल्पिक चरणों के पहले मूल्यांकन के दौरान पहचाने जाने वाले जो संभावित जोखिम और जो हैं जो चिंताओं को भी जो है ध्यान रखा जाना चाहिए, कि ताकि जो है प्रबंधन कार्य में कोई परेशानी ना हो। अंततः एक निर्णय या एक समाधान इसे वास्तविक बनाने के लिए कार्यों से बेहतर प्रबंधकों की लगातार जो है मान लेना कि जब एक बार कोई निर्णय लेता है तो उस पर कार्यवाही स्वचालित रूप से होगी, और यदि निर्णय अच्छा है लेकिन अधीनस्थ अनुच्छेद है या कि इसे पूरा करने में असमर्थ है तो यह निर्णय प्रभावी नहीं होगा। ठीक है। तो ये सब विकल्प जो होते हैं वो निर्णय लेने का चुनना चाहिए, कि ऐसा निर्णय कि जो ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन उपलब्ध करा सके और जिसमें बजट जो है वो कम आए, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकताओं को, समस्याओं को वो पूरा करता हो। और साथ ही निर्णय लेने की बात करें तो प्रबंधक क्या योजना के अनुसार काम कर रहा है, निर्णय के परिणाम स्वरूप और आंतरिक और बाहरी वातावरण में क्या हो रहा है, क्या अधीनस्थ अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदर्शन कर रहे हैं या नहीं, प्रतिक्रिया में प्रतिस्पर्धा क्यों हो रही है। निर्णय लेना प्रबंधकों के लिए एक नित्य प्रक्रिया है, एक नित्य चुनौती का बड़ा कार्य होता है। निर्णय लेने के लक्षणों के बारे में बात करें बच्चों, तो निर्णय लेना एक सतत प्रक्रिया है। निर्णय लेना एक सतत और गतिशील प्रक्रिया होती है और सभी संगठनात्मक गतिविधियों में ये व्याप्त होती है। मानसिक गतिविधि है, एक निर्णय लेना एक मानसिक प्रक्रिया है, साथ ही बौद्धिक प्रक्रिया, और निर्णय लेने वाले की ओर से ज्ञान, कौशल, अनुभव और परिपक्वता की आवश्यकता भी होती है, और यह अनिवार्य रूप से एक मानवीय गतिविधि भी मानी जाती है। कि जैसे कि जो मानवीय संसाधन है अपना ज्ञान, कौशल, तो उसी के अकॉर्डिंग निर्णय लेना भी एक तरह से मानवीय संसाधन है। और विश्वसनीय जानकारी के आधार पर अच्छे निर्णय हमेशा विश्वसनीय सूचना पर ही आधारित होते हैं, और संगठन के सभी स्तरों पर निर्णय लेने की गुणवत्ता को एक प्रभावी और कुशल प्रबंधन सूचना प्रणाली से समर्थन से सुधारा जा सकता है। लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया की बात करें तो निर्णय लेने का उद्देश्य किसी व्यवसाय जो है के समक्ष किसी समस्या का समाधान प्रदान करना एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, और एक व्यवसाय को इकाई के सामने सामने आने वाली समस्याओं का समाधान भी वो प्रदान करती है। यानी कि जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है वो एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। लक्ष्य यानी कि किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उद्देश्य की तरफ जो है मोड़ने के लिए, तो एक निर्णय लेना किसी भी लक्ष्य और उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। मतलब और अंत नहीं, निर्णय लेना किसी समस्या को हल करने का लक्ष्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक साधन है, ना कि स्वयं में अंत है। यानी कि किसी भी जो निर्णय है गतिशील प्रक्रिया है, जो है एक खत्म होने के बाद दूसरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो है निर्णय प्रक्रिया ली जाती है, तो ये एक अंत नहीं है और एक विशेष समस्या से संबंधित होती है निर्णय लेने की प्रक्रिया। साथ ही समय लेने वाली गतिविधि होती है कि इसमें जो है टाइम कंज्यूम कि निर्णय लेने वालों के लिए विभिन्न चरणों को पूरा करना आवश्यक होता है। यह निर्णय लेने के समय
इस समय लेने वाली गतिविधि को बनाता है। प्रभावी संचार की आवश्यकता होती है इसमें। साथ ही आरंभ में जो प्रभावी संचार की आवश्यकता होती है कि जो भी व्यक्ति को सूचित नहीं किया जाता तो निर्णय कागज पर रहेंगे और प्रभावी संचार के अभाव में व्यापक प्रक्रिया, जिम्मेदारी, नौकरी की क्रियाएं संभव नहीं हो सकती। तो इसमें सबसे मेन पॉइंट है कि जो डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस होती है उसमें एक प्रभावी संचार, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की भी ज़रूरत होती है। नहीं तो जो भी निर्णय लिए गए वो सब सिर्फ कागज़ों तक ही रह जाएंगे, एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो गर्ल्स, आज के टॉपिक में हमने बात की डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक